everyone. This was my fourth attempt. So I started. Firstly, I graduated in 2019 from IIT Allahabad, civil engineer. I started preparation in 2017. So 2017, 5 साल. So for the first 2 years in the college, I was firstly my optional is PSIR, and if you want the scores is I scored 834 in mains, out of which 423 was in GS, 95 in optional, 100. So this was my fourth attempt and third mains. 2019, I could not qualify. I missed by 2 marks. So cutoff was 98. I had 9. Then my second attempt in 2020, I qualified prelims, but by main. I was 16 marks short. 736 was cut off, and I had 7. That was. Then in 21, I missed mains again, and this time I missed by 4 marks. Then it was my fourth attempt and first in 2020. I could secure. So I would try to explain my journey and also the sources or what general strategy I followed and what mistakes I made can avoid. So I will start firstly with prelims exam. So prelims, there are 4 5 things which I matter a lot. The first thing is static, because these days the exam is getting more and more uncertain. इसमें आपके कंट्रोल में सिर्फ स्टैटिक है. You have static under your control, and the easier questions or the moderate level questions you can do more easily. So for that you need to study static well. For static, I refer to the standard textbook. I did not join foundation course anywhere. So my only source was static textbooks like Lakshmikant or Spec or Shankar IS. Static books I read, and for some of them I made my notes, short notes from these books, and for others like Spectrum or Lakshmikant, not make it because whole book itself is important. So the static, the other thing, SIMS is test series, I believe, and uh, here there are lots of questions that how many tests, right? What I have observed, I have seen people write 100 tests and pass it. I have seen people write only 5 tests or less and pass it. So it depends on, it varies from person to person, and it depends on how you use the test. तो आपने कैसे यूज तो उनको एनालाइज कर रहे हो आप, पे काफ़ी डिपेंड करता है कि उस टेस्ट से आपने कितना एक्सपेक्ट किया. तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो मैं 30 to 40 टेस्ट दे, और उसमें एनालिसिस में ज़्यादा टाइम में, और अगर 3 घंटे टेस्ट दिया तो 4 से 5 घंटे एनालिसिस. और उसके एनालिसिस में करता मैं यही था कि एलिमिनेशन स्किल और नॉलेज बेस दो चीज़ें हैं. पहले एक तो जो भी क्वेश्चंस गलत हुए या जो भी आप अनश्योर थे, भले ही वो सही भी हुए हों, तो उनको आप देखो कि क्या डिसीजन मैंने लिया और किस वजह से ये सही हुए या किस वजह से गलत हुए, तो उसको आप रिफाइन करोगे तो एलिमिनेशन बेटर होंगे. और बाकी तो लोग इस बार कह रहे हैं कि पेपर मैंने भी देखा थोड़ा बहुत, तो कि एलिमिनेशन का रोल कम हो गया है. तो लेकिन कम हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे को जो लगा पेपर देख के 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस तो इजीली आ जाएगा आपके स्कोर में अगर आप एलिमिनेशन टेक कर रहे हो. तो वजह से एलिमिनेशन अभी भी इम्पोर्टेंट है, और एलिमिनेशन करने के लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट है अगर आपको एलिमिनेशन अपनी. और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि स्टैटिक अगर कुछ टेस्ट्स में है जो आपको लगता है कि ये नई चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट भी लग रही है, हो सकता है आ जाए, करंट अफेयर्स का कुछ फैक्ट है, तो आप अलग से लिख सकते हैं. मैं तो यही करता था. तो ये था टेस्ट सीरीज का यूज़ किस तरह से कर सकते.
और इसके बाद जो है करंट अफेयर सेट है प्रीलिम्स के लिए, वो भी काफ़ी मतलब डाउट रहता है कहाँ से पढ़े हैं, कितनी बार पढ़े हैं। और करंट अफेयर्स में तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, और एंड तक मुझे कॉन्फिडेंस भी कभी नहीं रहा करंट अफेयर्स मेरा हुआ है। वही PT 365, क्योंकि प्री और मेंस में हर बार दे रहा था, तो मंथली मैगजीन्स पढ़ने का टाइम ज़्यादा था नहीं मेरे पास। वही PT 365 एंड में पढ़ता था एक बार, फिर एक बार रिवाइज कर लिया तो बहुत हो जाता, तो से दे देते। फिर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, यही सब लिया। और सेट है आजकल वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो सी सेट आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। मेरे खुद 2022 में 70 मार्क्स ही थे, और क्वेश्चन गलत हुआ होता तो सेट ही नहीं होता मेरा। सेट आप लोग मतलब इसलिए पढ़िए, उसमें PYQs लिख लीजिए, और टेस्ट सब आप करते रहोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज में स्कोर कम आ रहे हैं, तो कोई बुक या कोई गाइडेंस अगर आपको मतलब लगती है तो आप वो भी ले सकते हो। और ये था प्रीलिम्स और मेंस। बार कितने लोग लिख रहे हैं अगर, तो काफ़ी लोग मेंस, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में जो मेरी इंसाइट्स हैं, या जो मैंने गलती की, 2 बार मैं मेंस में फेल हो चुका हूँ, तो मैंने जो भी मिस्टेक, वो भी मैं थोड़ी बहुत शेयर करूँगा, और थोड़ी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर लूँगा। तो मेंस में जो मैंने 2 बार पहले गलती की, तो पहले तो मैं वही बताता हूँ जो क्रक्स मेरा मैसेज है अगर मेंस जो भी लिख रहा है उसके लिए, वो यही है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में यही मिस्टेक की थी, जो भी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसमें यही फोकस था मेरा कि अपना कंटेंट इम्प्रूव कर लूँ, कंटेंट कर लूँ। कॉन्फिडेंस था नहीं, लग रहा था कि जो IPS हैं वो फिर से पेपर दे रहे हैं, और बहुत मतलब टैलेंटेड लोग पेपर दे रहे हैं, तो इसमें मेरा कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, मेरे नोट्स उतने अच्छे नहीं है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब आपका पहला दूसरा मेंस हो तो पूरे टाइम मैं आंसर राइटिंग पे कम, मैंने उस बार भी टेस्ट दिए थे, 7-8 टेस्ट दिए होंगे टोटल, लेकिन आंसर राइटिंग मेरा फोकस नहीं था। मेरा फोकस था कि कंटेंट में अपना इम्प्रूव करूँ, नोट्स में अपने अच्छे से बनाऊँ। तो नोट्स तो अच्छे बन गए थे थोड़े बहुत, तो मैं, हाँ, आंसर राइटिंग के बारे में बोल रहा था मैं कि नोट्स तो बन गए थे मेरे अच्छे, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुई थी, तो मार्क्स भी मेरे अच्छे नहीं आए। PSIR में शायद 260 थे, और GS में तो 340 थे, तो इसी वजह से हुआ नहीं था उस बार। और फिर सेकंड टाइम भी मतलब आंसर राइटिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा की पिछली बार से, तो मार्क्स भी थोड़े इम्प्रूव हुए, ऐसे वैसे में कम हो गए, तो फिर 4 मार्क्स से रह गया था। तो उस पहला मैसेज तो मेरा ये है कि आप आंसर राइटिंग पे बहुत, और यही है कि एक फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपका कंटेंट अबव एवरेज, तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर आपका कंटेंट अबव एवरेज भी नहीं है और आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता था कि PSIR एक तो मेरा ऑप्शनल था, तो PSIR जो है वो थोड़ा बड़ा सिलेबस है उसका कंपेयर टू अदर ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल। तो 40 से 50% टाइम, मान लीजिए अगर 10 घंटे एक दिन में निकल रहे हैं, तो 40-50% टाइम तो मैं PSIR ही पढ़ता था। और उसके बाद अब बाकी के 40-50% जी टाइम GS पढ़ता था। तो आप समझ लो कि 3 महीने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 3.5 मंथ्स बिटवीन एंड मेंस। बड़ा क्रूशियल टाइम होता है इसमें। मैं ये कोशिश करता था कि हर GS का जो भी पेपर है उसको एक बार पढ़ के 2 बार रिवाइज कर लिया जाए। तो मैंने यही सिंपल शेड्यूल बनाया था कि एक हफ्ता GS1 पढ़ूंगा, मंडे टू सैटरडे, संडे को GS1 का टेस्ट, और फिर अगले मंडे से GS2, मंडे टू सैटरडे GS2, और संडे को GS2 का टेस्ट। तो इस टाइप से 1 महीने में आपके चारों GS के पेपर कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन 1 महीने में, और फिर नेक्स्ट इटरेशन 1 महीने में, और तो इस टाइप से 12 टेस्ट भी हो गए आपके GS के, और 3 इटरेशन भी हो गई। तो ये तो था मेरा GS में और आंसर राइटिंग भी डेली तो मैं नहीं कर पाया था ज़्यादा, मैंने कोशिश काफ़ी की, लेकिन टाइम ही कम मिलता था, तो डेली आंसर राइटिंग तो GS में नहीं कर पाया था। लेकिन वीकली टेस्ट्स मैंने बहुत सारे दिए थे। अप्रॉक्सीमेटली इस बार मैंने 16 टेस्ट दिए थे GS के,
और 7-8 टेस्ट ऐसे के और 6 टेस्ट ऑप्शनल के। तो मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की थी आंसर राइटिंग की, वो डेली नहीं लिख पाया था मैं, वीकली टेस्ट्स के थ्रू ही की थी। तो यही था आंसर राइटिंग और जीएस का पोर्शन जो मैंने कवर किया था। इसके बाद एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा, जो मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगी इस बार, जो मेरे मार्क्स भी बढ़े जीएस में, स्पेशली 423 थे मेरे, पिछली बार 390 और उसके पहले 340 थे। तो जो जीएस में शॉर्ट नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले तो टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में लिखा है उसके आप नोट्स बना लीजिए, जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में। और जब एक बार नोट्स बन गए तो फिर भी हर टॉपिक के ऊपर मान लीजिए आपके पास 3 से 4 पेज हैं, और तो इनिशियली तो ठीक है, लेकिन जब लास्ट का 1 मंथ बचता है तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि आपको 7 या 9 पेपर के लिए पढ़ना है कि आप उन नोट्स को भी रिवाइज कर पाएँ। तो उसके लिए अगर मतलब माइक्रो नोट्स जिसे कह सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी का पूरा 4 या 5 है बट पॉइंट्स हैं सिलेबस में, वो मेरे 2 पेज में थे, 2 पेज से भी कम, 1.5 पेज थे शायद, 1.5 पेज। तो अगर ऐसे माइक्रो नोट्स रहेंगे जिसमें आपने सिर्फ की चूज क्या क्या हैं अलग अलग पॉइंट्स में, या की स्कीम्स जो मेरे को लिखनी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी आया तो साइबर आपने एक बार पहले तो अपने नोट्स पढ़े ही हैं, 1-2 बार रिवीजन भी किए हैं, उसके बाद आप माइक्रो नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत कम जो आपको स्टिमुलेट करे आपकी मेमोरी की, वहाँ पे वापस पहुँच जाए। जैसे अगर साइबर सिक्योरिटी है तो वो NCIIPC जो भी NTRO जो भी है, और ऐसी जो भी अलग अलग स्कीम्स हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, सिर्फ ये छोटे छोटे में लिख के 2 पेज में सिक्योरिटी, इसी तरह से 2 पेज में एग्रीकल्चर हो गया पूरा GS3 का। और इस तरह से माइक्रो नोट्स आप बना लीजिए, जैसे सोसाइटी के, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस बार बार, कुछ थीम्स बार बार रिपीट होती हैं, अर्बन फ्लडिंग हो गई या फिर माउंटेन इकोसिस्टम्स हो गए। तो ये जो थीम्स हैं, अगर आप PYQ देखोगे, इसके लिए PYQ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप PYQ देखोगे तो पता चलेगा कि कई थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो ही रही हैं, जैसे अर्बन फ्लडिंग पे हर 2 साल में या 3 साल में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और ऐसे ही वो है माउंटेन इको हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर, या फिर क्लाइमेट चेंज, क्रायोस्फीयर, इन सब के ऊपर एक एक पेज के आप नोट्स बना लो, तो ज्योग्राफी में और कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो यही सब है। और इसके लिए PYQ जब आप देखोगे तो आपको ऐसी और पैटर्न्स बहुत सारे पता चलेंगे। PYQ में मैं सॉल्व तो नहीं कर पाया था, लेकिन मैं बार बार पढ़ता रहता था PYQ। तो उससे ये होता था कि दिमाग में धीरे धीरे आपके घुसने लगता है कि ये चीज़ें इस सिलेबस के पॉइंट से पूछी जा रही हैं। तो आप कुछ भी अगर पढ़ोगे तो आपका दिमाग वहीं जाएगा कि हाँ, ये चीज़ पूछी गई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए PYQs जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और पैटर्न रिपीट भी होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही नया रहेगा। अगर 20 क्वेश्चन एक जीएस के पेपर में है तो 7 या 8 रिपीटेड थीम्स ऑफ PYQ से लिंक्ड एटलीस्ट होंगे। तो इसलिए PYQs का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है इसमें। यही था, आंसर राइटिंग हो गया जीएस के लिए, शॉर्ट नोट्स हो गया और PYQ हो गया। जीएस के लिए अगर मेरे से कोई पूछेगा तो ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद करंट अफेयर्स भी है जीएस में। और मेरे को जो लगता है पर्सनली, वो यही है कि लास्ट 4 और 5 मंथ्स का बिफोर सितंबर, यानी मई से आप समझ लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 और या फिर अप्रैल भी लेना हो तो ये इन्हीं 4-5 मंथ से ज़्यादातर क्वेश्चंस, अगर मान लो करंट अफेयर से 10 या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं अक्रॉस GS 1 2 3, तो उन 15 में से 8 या 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी 5-6 महीने के रहते हैं। तो मेरा फोकस रहता था कि इन्हीं को अच्छे से कवर करूं, और बाकी को एक बार जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें थी अगर वो देखनी है तो देख ली, वरना उनको मैं मतलब छोड़ ही देता था। कि करंट अफेयर्स के लिए मेरे को ना प्री में ज़्यादा टाइम मिला, ना मेंस में ज़्यादा टाइम मिला, तो ये था। और के बाद ऑप्शनल किसी का PSIR है यहाँ पे? बहुत कम लोग हैं, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ऑप्शनल में जैसे मेरा स्कोर साइन वेव में रहा है, पहले एक बार फर्स्ट मेंस में मेरा 260 था, फिर सेकंड मेंस में मेरा स्कोर 243 हो गया, और थर्ड मेंस में 295 हो गया। तो जो मेरे को समझ आई स्ट्रैटेजी, वो यही थी कि इसमें भी वही आंसर राइटिंग का गेम ही है। जो मुझे समझ आया कि आंसर राइटिंग मैंने थर्ड मेंस में बहुत ज़्यादा की थी, और टॉपर्स कॉपीज़ मैंने पढ़ी थी बहुत सारी, उत्कर्ष द्विवेदी सर हो गए, अंकिता अग्रवाल मैम हो गई, लोगों ने मतलब
के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी थे, अबाउट 300 मार्क्स थे। तो इनकी कॉपीज़ मैंने पढ़ी थी और उनमें स्ट्रक्चर डाइसेक्ट करने की कोशिश की थी मैंने, कि जो भी आंसर उन्होंने लिखा है सिर्फ आप उसको पढ़ो मत, वो देखो कि इंट्रो में उन्होंने क्या किया है, उसके अगले पैराग्राफ में क्या किया है, मतलब आंसर की बिगिनिंग कैसे की है, उसके बाद एंड में जब कंक्लूजन या प्री कंक्लूजन में क्या लिख रहे हैं, तो उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या स्ट्रक्चर में रख सकते हो। कि पीएसआईआर में पैराग्राफ फॉर्मेट में पूरा आंसर होता है, तो स्ट्रक्चर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है। तो उसके लिए अगर आप डाइसेक्ट करोगे तो आप अपना स्ट्रक्चर एक वर्कआउट कर लो, कि जैसे मैंने वर्कआउट किया था कि इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दूंगा, सेकंड पैराग्राफ मेरा हमेशा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहता था जो भी कॉन्सेप्ट का पूछा गया, और ऐसे ही लास्ट पैराज में थर्ड लास्ट पैरा रहता था कि इंटरलिंक करो जो भी कॉन्सेप्ट है उसे कोई और कॉन्सेप्ट के साथ, सेकंड लास्ट पैरा में क्रिटिसिज्म और लास्ट पैरा में काउंटर। यही मेन पीएसआईआर के लिए। और इसके बाद अगर आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग मेंस भी दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं लूँगा। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ऐसे के लिए तो मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा नहीं था, 116 था, इस ईयर के हिसाब से अबव एवरेज स्कोर है, लेकिन गुड और एक्सीलेंट स्कोर नहीं है। तो मैंने किया क्या था वो सिंपल है, और मैं जो बता रहा हूँ अगर वो आप करोगे तो आपके 120 125 आ जाएंगे, 140 नहीं आएंगे। वो यही है कि उसमें मैंने जो भी ऐसे का फिलोसॉफिकल ऐसे आजकल आ रहे हैं 2-3 साल से, इस बार थोड़ा कम फिलोसॉफिकल था, लेकिन मैंने फिलोसॉफिकल ही चुने थे क्योंकि वही पढ़ के गया था। तो उसमें जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, एक पहले तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के मैंने कई सारे टेम्पलेट्स तैयार कर लिए थे, तो उन्हीं से एक पीडीएफ भी है ऐसे मार्क्स मैक्सिमाइजर करके, वो मेरे को मिल गई थी, शायद कलाम आईएएस की है, तो वो उससे भी काफ़ी काम आया था। और मतलब कोई बेसिकली ये है कि आप पी टेम्पलेट्स तैयार कर लो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का, अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स या अच्छे अच्छे जो मंत्र हैं या फिर जो भी पोएम्स हैं जो कंक्लूजन में यूज़ हो सकती हैं, वो आप पहले से तैयार कर लो, तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्टैंड आउट करेगा वहाँ पे। उसके बाद जो स्ट्रक्चरिंग ऐसे की मेरी ऐसी थी कि इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद जो भी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है उसको अक्रॉस वेरियस डायमेंशंस प्रूव करने की कोशिश करता था मैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसी वजह से क्योंकि ये कई लोग कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपने अच्छे से लिखा है तो ये तो गारंटी है कि बुरे मार्क्स नहीं आएंगे, और अबव एवरेज या गुड मार्क्स तो आ जाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन योर आर्टिकुलेशन स्किल्स anywhere between 105 to 125 130 you can get, but above 130 you need to move beyond this approach, which I could not do. So I stuck, because I tried to do it in my second attempt, and I from first attempt, in my first attempt I had 120, in my second when I tried to move away from this approach I got 105. So in my third I came back to this approach and I got 116. So means proof that whatever philosophical statement is there, prove it across various dimensions, then give challenges in 1 or 2 pages, what are the difficulties in implementing that statement, why that statement, because generally it is a good statement, why that statement is not being implemented or cannot be implemented, and then 1 or 2 page give how we can work towards taking the society or the world towards that statement, and in conclusion link it with some greater concept like new India or vision of Gandhiji or some mantra in Upanishad thing. So that was my basic structure for essay. It again it comes with the disclaimer that it will not get you 140 in essay. So that was for essay. Any other? तो हाँ, दोनों के क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर हैं, तो मेरा जो इसके लिए आंसर यही है कि मैंने क्या किया था कि पहली बात तो 3 मंथ्स का इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स ऑफ योर लाइफ फॉर दोज हु आर गिविंग. So firstly you should, means I used to have, uh, firstly I will make monthly plans, like I said, 1 month I will cover entire 4 GS papers, and then in another month I will revise them and then revise them again. So I have monthly plans. After having monthly plans I have weekly plans, like in 1 week I will do GS1, 1 week GS2, 1 week GS3, 1 week GS4.
After having weekly plans, I have daily plans. Like if there are 20 points in GS1 syllabus wise, right? There are 20 points. Yes, there are. So, so in every day you have to do 3 points, right? So means you have monthly plan, weekly plan, and daily plan. So if you means these plans are mostly not implemented. Like if you have set a daily target of 3 points per day, on the first day you will only be able to do 1 point, maybe two. Means that was the case with me. But since you also have weekly plans, you will adjust. Like if you have a short, means you are running short by 1 or 2 points or 1 or 2 days, then in one day you need to cover things fastly. So that helps when you have daily, weekly as well as monthly plans. So that will ensure that you cover all the things in these 3 months, because there are so many papers and so many things to study. If you do it in a systematic and planned manner, then you can reach everywhere in a systematic manner, and maybe revise and remember those things. That is about time management. हाँ, तो आप ये कर सकते हो इसमें कि जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम, ये तो थर्ड टाइम तक जाके हो पाया था। तो पहले बार में आप ये कर सकते हो कि पहले इटरेशन के लिए ज़्यादा टाइम दे दो। जैसे मान लो 2 मंथ्स आपने दे दिए, तो 2 वीक्स हो गए आपके पास GS1 के लिए, 2 वीक्स GS 6 GS 6 GS। लेकिन इसमें कैच यही है कि आप सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर पाओगे उसे। तो क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और अगर आपको लग रहा है कि अनरियलिस्टिक टारगेट है, क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करने से इट विल नॉट हेल्प। योर टारगेट शुड बी रियलिस्टिक। आइडियल कि मेरे को 3 बार रिवाइज करना है तो 1 हफ्ते में ही ख़त्म कर लूँगा या कर लूँगी। तो लेकिन अगर 1 हफ्ते में आपके 4 या 5 ही पॉइंट हुए तो कोई पॉइंट नहीं है आपको ऐसे टारगेट्स बनाने का। तो आप पहले स्ट्रैटेजी बना लो कि सिर्फ एक बार रिवीजन हो पाएगा। और एक जो तरीका मुझे समझ आ रहा है, स्पेशली जो फर्स्ट बार मेंस दे रहा है और 1 हफ्ते में नहीं हो पा रहा है एक जीएस, तो पहली बार जब आप रीड कर रहे हो, पहली बार रीड हो गया, 2 हफ्ते का टाइम मान लो आपने लिया है, तो लास्ट 2-3 डेज में आप माइक्रो नोट्स बना लो, so that in the last 1 month maybe you can revise it twice। एसआईआर के लिए मैंने तो कोचिंग नहीं ली थी, शुभ्रा रंजन मैम का जो पोस्टल कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स है वो मैंने लिया था, और लेकिन मैंने रिलाई पूरी तरह से उन्हीं नोट्स पे किया था, हैंड रिटन नोट्स जो हैं शुभ्रा रंजन मैम के। और उसमें उत्कर्ष द्विवेदी सर का ब्लॉग है, उसमें बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन उन्होंने किया हुआ है। तो पहले 2 अटेम्प्ट में तो वो ब्लॉग था नहीं, तो लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके ब्लॉग से अपने नोट्स में ऐड की। तो बेसिकली शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स और उत्कर्ष द्विवेदी सर के ब्लॉग को कंबाइन करके मैंने अपने नोट्स बनाए, वही नोट्स रिवाइज किए। आंसर राइटिंग में जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए तो वो थोड़ा डिटेल्ड है, वो मतलब हर सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो अलग अलग चीज़ें जो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो जिससे आपको एज मिलेगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। मैं अगर अभी बताऊंगा तो 1-2 घंटा तो लगेगा, लेकिन मैं पूरे का जो मैंने समझा था वो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लो GS2 का आंसर है पॉलिटी का, तो पॉलिटी के आंसर में अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो उसमें 4-5 चीज़ें हैं जिसके लिए आप अलग से 2-2 पेज के नोट्स बना लो, और जो भी आंसर है उसमें डालने की कोशिश करो। तो वो 4-5 चीज़ें हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, और करंट अफेयर्स जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रोज़ 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर इस समय बिल्कुल ज़रूर पढ़िए, और मेंस जो स्पेशली दे रहे हैं। और उसमें से आपको करना क्या है कि जो भी अच्छा एग्जाम्पल मिले, जो भी सिग्निफिकेंट न्यूज़ हो, उसको आप अपने सिलेबस से कनेक्ट करिए, और जहाँ पे भी उस पॉइंट के नोट्स हैं वहाँ पे जाके उसको ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, यानी करंट के एग्जांपल्स अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड करते रहिए, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको अपडेट करने में। तो एक तो हो गया कि जैसे पॉलिटी की मैं बात कर रहा था, तो अगर पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, पहली बात तो ये है, वो चार्ट आता है बड़ा सा, उसको मतलब लगभग सारे याद कर लो आप, या PYQ देख लो, सारे नहीं हो पाते 3 महीने में, तो PYQ देख लो, जो जो पूछे गए हैं या जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो याद कर ही लो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई। उसके बाद फेडरलिज्म पे अगर कोई भी क्वेश्चन है, पंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन, दो दो मतलब 15-15, 20-20 रिकमेंडेशन दोनों की याद कर लो। और NCRWC है, उसकी रिकमेंडेशन हो गई। अगर ये सब चीज़ें, अब देखो यही है कि ये सब चीज़ें आपको पूरी याद तो रहेंगी नहीं, लेकिन करना क्या होता है इसमें कि आप उसका फीलिंग समझ लो कि वो बोलना क्या चाह रहा है इसमें। जैसे सरकारिया कमीशन क्या कहना चाह रही है कि जो सेंटर है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन
फेडरल स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए। तो आपने ये चीज़ समझ ली, तो अब जब भी फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है जो सरकार या कमीशन सजेस्ट कर रही है, तो आप एक दो रिकमेंडेशन खुद से भी बना सकते हो कि गवर्नर अकॉर्डिंग टू सरकार या कमीशन द ऑफिस ऑफ गवर्नर शुड बी इम्यून फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ें डालनी है अपने पॉलिटी के आंसर्स में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, करंट एग्जांपल्स फ्रॉम द हैपनिंग्स इन पार्लियामेंट और इन रिसेंट इलेक्शन, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज। ये हो गया जैसे पॉलिटी का। अगर आप ज्योग्राफी में जाओगे तो वहाँ पे अलग चीज़ें हैं जो आपको डालनी है। वहाँ पे ज्योग्राफी में जब आप जाओगे तो आपको मैप्स बनाने की कोशिश करनी है, डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है, और ह्यूमन ज्योग्राफी से आप लिंक कर सकते हो। मैं कंक्लूजन में ये करता था कि ह्यूमन, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया फिजिकल ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, या फिर मान लो एक क्वेश्चन आया था डेक्कन के ऊपर, या रिंग ऑफ फायर है, मान लो रिंग ऑफ फायर के ऊपर क्वेश्चन आया, तो उसमें जब कंक्लूजन में लिखता था तो ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक कर देता था कि हाउ द टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑन द रिंग ऑफ फायर हैज इम्पैक्टेड द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इंडोनेशिया और इन जापान। तो इस तरह से आप ह्यूमन ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट से, तो ये हर सेक्शन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो वो आपको, जैसे आईआर है मान लो, आईआर का जो पोर्शन है उसमें आपको अगर मार्क्स चाहिए तो उसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर लिखो कि स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, पीपल टू पीपल, सॉफ्ट पावर, इतने ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन। अगर आप चैलेंजेस लिख रहे हो तो चैलेंजेस सिंपली लिस्ट आउट करने की जगह ये सारे डायमेंशंस आप डालो। और डायग्राम तो है ही, डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम्स, या फिर वो सर्कल और एरो वाले डायग्राम्स, ये सब डालोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। और प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, मतलब कई लोग कहते हैं मेरी तो बहुत बेकार हैंड राइटिंग थी और इसी वजह से मार्क्स भी मेरे कम आ रहे थे फर्स्ट। जो थोड़ा बहुत मैंने इम्प्रूव कर पाया मैंने की, लेकिन मेरे को लगता है कि जो पहली दो बार मेंस में नहीं हुआ उसमें एक बड़ा रीज़न ये भी था। तो मतलब यही जो आपका क्वेश्चन था कि जीएस में आंसर राइटिंग में एज कैसे आएगी, तो उसका आंसर ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। और ये आप कोई भी टॉपर का ब्लॉग पढ़ो या कोई स्ट्रैटेजी देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे इकोनॉमी जब आप देख रहे हो, तो इकोनॉमी में अगर जीएस 3 में आपको एज चाहिए अपने आंसर राइटिंग में, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले में, तो उसमें इकोनॉमिक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप इकोनॉमिक सर्वे की रिकमेंडेशन या इकोनॉमिक सर्वे इश्यूज भी बताता है तो उससे लिंक करो। नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा या इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट, उससे लिंक करने की कोशिश करो। अब यही होता है कि मतलब कई लोगों ने ये पढ़ी नहीं होगी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, तो इसमें डाउट ये होता है कि जब पढ़ा नहीं है तो लिंक कैसे करें। लेकिन वही है कि अगर आप समरी भी पढ़ लोगे और उसकी वही की मतलब वो बेसिकली एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है, अगर आप वो समझ लोगे तो भी आप लिंक कर सकते हो। और धीरे धीरे आंसर जब टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें पहले लिंक करने की कोशिश करो। तो पहले टेस्ट में जीएस 3 का जब दोगे हो सकता है एक भी बार आप बजट या इकोनॉमिक सर्वे या किसी कमेटी की रिकमेंडेशन या नीति आयोग का एजेंडा आप ना कोट कर पाओ। लेकिन धीरे धीरे अगर आप कॉन्शियस एफर्ट लगाओगे उसको इनकलकेट करने का अपने आंसर्स में, तो सेकंड थर्ड टेस्ट तक हो सकता है कि आपके आंसर्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने कि जीएस 3 लास्ट 2-3 ईयर से लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो उसमें मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम भी हो, 70s, मतलब कई तो मैं टॉपर्स को जानता हूँ जिनके 70s में मार्क्स हैं जी। तो यही है। अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट बैच के लिए मेरा यही सजेशन है कि भी जैसे जून से लेके दिसंबर तक आप पूरी तरह से उस पर फोकस करो अपने मेंस के लिए। जैसे अभी आपने एथिक्स और ऑप्शनल इसको कंप्लीट कर लो और इसको रिवाइज करो। और जीएस के लिए भी अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर मतलब अभी फाउंडेशन कोर्स आपका चल रहा है तो उसको तो आप करते रहो और जो भी है उनको रिवाइज करते रहो। और अगर आपने फाउंडेशन कोर्स मान लो पहले ही कर लिया है तो अभी आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स रिवाइज करते रहो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मेनली जो अभी ये टाइम है ये बहुत क्रूशियल है, इसमें आप अपना ऑप्शनल पढ़ लो। और अगर फाउंडेशन कोर्स चल रहा है तो चलने दो, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो। अगर
आपका फाउंडेशन का 3-4 महीना भी बीत गया, तो मतलब थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही टाइम है, जैसे दिसंबर जनवरी आ जाएगा तो जिसका फर्स्ट मेंस है, वो मतलब फर्स्ट प्रीलिम्स है, या ने अभी तक मेंस नहीं लिखा है, उसको 5 से 6 महीने प्रीलिम्स के लिए लगते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है जो 2024 में दे रहा है, उसके लिए मेंस अपना इम्प्रूव, अब मेंस पे फोकस करो दिसंबर जनवरी तक, और दिसंबर जनवरी में डेडिकेटेडली प्री के लिए पढ़ाई शुरू करो। जैसे नोट्स, मान लो आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया है, हाँ, तो बेसिक रीडिंग के बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम ले लिया, तो वहाँ पे आपको मेंटर्स भी मिलेंगे, सर भी हैं, या कहीं पे भी ले लो, तो मेंटर्स आपको पॉइंट आउट करेंगे कि क्या है। और मान लो आपके पास पॉइंट वाइज यही कर रहे हो ना कि जीएस में जितने सिलेबस में पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट वाइज नोट्स नहीं है, फाउंडेशन कोर्स में फिर भी वो रीजनेबल लेवल तक कवर हो जाता है। फाउंडेशन में प्री और मेंस इंटीग्रेटेडली पढ़ाते हैं, तो लेकिन फिर भी आपके पास बेसिक नॉलेज तो है, तो आप आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और जब आंसर्स मतलब कहीं पे चेक कराओ तो आपको कई सारी उसमें कमियां पता चलेंगी, और उससे आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी। और धीरे धीरे जीएस के नोट्स भी आप बनाते रहो, तो अभी नहीं तो लेकिन कुछ दिन बाद आपके नोट्स भी 2-3 महीने में अच्छे खासे जीएस 1 जीएस 2 के बन जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में एक जीएस के नोट्स आप बना सकती हो। फर्स्ट मेंस मैंने नोट्स तो मेंस के फर्स्ट, जब मैंने फर्स्ट मेंस दिया था उसके प्री के पहले ही मैंने नोट्स बना लिए थे हर जीएस के पेपर के। तो उसके लिए वही किया था मैंने कि कोई भी जो सिलेबस का पॉइंट है उसका, या तो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है विजन आईएएस का, वो यूज़ किया था, या तो गूगल सर्चेज आप कर लोगे तो भी कई सारी वेबसाइट्स पे यूपीएससी जो भी पॉइंट है सिलेबस का वो लिखो, उसके आगे यूपीएससी लिख के गूगल सर्च कर दो, तो काफ़ी सारा यूज़फुल कंटेंट आपको मिल जाएगा। या आपने फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है तो उसमें भी यूज़फुल कंटेंट काफ़ी मिल जाएगा, तो उन सबको कोलेट करके हर सिलेबस के पॉइंट पे 2 या 4 पेज के नोट्स आप बना लो। तो यही है, और ये स्टार्ट कर दो, लेकिन इसके साथ ही साथ आप साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आपको हो ही गई है। एथिक्स के लिए देखो, एथिक्स में गुड मार्क्स लाना, 100 तक पहुंचना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। एथिक्स में अगर आपको 100 मार्क्स तक चाहिए तो आप बस जो भी सिलेबस में टर्म्स है उनका डेफिनेशन देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एक नोट्स बना लो, उनको पढ़ लो और 4 टेस्ट लिख दो, 100 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर 100 के ऊपर जाना है, मान लो 116 तक का मैं बता सकता हूँ, उतने मेरे आए थे, और उसके ऊपर भी जो मैंने देखा है, श्रुति शर्मा मैम की कॉपी काफ़ी देखी, उनके नोट्स भी देखे, तो उसमें यही है कि आपको एक तो केस स्टडीज और एक थ्योरी सेक्शन है, दोनों को मैं अलग अलग बताता हूँ। तो जो थ्योरी सेक्शन है उसमें सेट ऑफ कोट्स कि अगर ये सिलेबस का पॉइंट है तो इसमें कौन सा कोट एप्लीकेबल है, एक या दो कोट हर सिलेबस के कीवर्ड के लिए अगर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने तो लिखे थे, तो हर सिलेबस। और एक शायद कोई टेलीग्राम पे नोट्स भी हैं, पिछले साल शायद रैंक 78 थी, सुरभि गोयल मैम, तो उनके नोट्स थे, तो वो मैंने यूज़ किए थे। उन्होंने ऐसे ही बनाए हुए हैं टॉपिक वाइज, जो भी एथिक्स का कीवर्ड है उसके लिए 2 कोट या 4 कोट, इस तरह से कोट्स कई सारे लिख लो, और वो याद, हर टॉप कीवर्ड के लिए 2 कोट याद कर लो, एक इंट्रोडक्शन में, एक बॉडी, या एक कंक्लूजन में, या एक बॉडी में, किसी तरह से 1-2 कोट्स अपने आंसर में डालने की कोशिश करो। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे मैं तो हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल लिखता था, तो के लिए सेट ऑफ एग्जाम्पल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। के लिए क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने क्या किया था कि बहुत सारे, एक तो ब्यूरोक्रेट्स के, मान लो 10 ब्यूरोक्रेट्स, गुड एग्जाम्पल्स ऑफ गुड ब्यूरोक्रेट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ बैड ब्यूरोक्रेट्स, तो 10 लिख लिए। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे हो गए मणिपुर के, बाइक एम्बुलेंस हो गई अवनीश, तो इस तरह से 10 एग्जाम्पल गुड और 10 एग्जाम्पल बैड आप लिख लो, और उनको अपने आंसर्स में कहीं पे जहाँ मौका मिले वहाँ पे डालते जाओ। और ऐसे स्पोर्ट्स में गुड एग्जाम्पल हो गया मीराबाई चानू का, हो गया सचिन तेंदुलकर वॉकिंग अवे इवन व्हेन गिवन नॉट आउट, और इसी तरह बैड एग्जाम्पल हो गया मैच फिक्सिंग हो रही है और मर्डर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, इस तरह से सेट ऑफ एग्जाम्पल्स आप बना लो अलग से, और उनको अपने आंसर्स में इनकलकेट करने की कोशिश करो। तो
और ये थी दूसरी चीज़, एक कोट्स हो गया, एक एग्जांपल्स हो गया, और तीसरा एथिकल टर्मिनोलॉजी। चाहे केस स्टडी हो, चाहे एथिक्स का जो थ्योरी का क्वेश्चन है, उन दोनों में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करो कि एटीट्यूड चेंज, परसुएशन, सम्मम बोनम, ऐसी यूटिलिटेरियनिज्म, ऐसे कीवर्ड्स अपने आंसर्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ये भी वही, अगेन इट विल कम विद प्रैक्टिस। In the first test you write, there will be no ethical terms in your paper, but if you practice them regularly, then over a period of time you will find that after 3 or 4 tests that your answers are purely based in ethical terms. So these are the three things that I find important for theory section of ethics. For case studies section of ethics, if you see previous year questions or read around any more than 15 case studies, if you read, you'll find that there are hardly 10 to 15 themes which are repeated. So there are basically only 10 to 15 types of questions which can be asked, like your senior is corrupt and he is forcing you to be corrupt, what will you do? The details will vary, but the basic crux is that. Or there are protests going on and they are peaceful protests, but they are threatening to turn violent, what will you do? So the details might vary, but this is one theme. So like this, there are 10 to 15 themes which you can easily identify if you go through the PYQs or read the questions from any test series. So what I did was that for these 10 to 15 themes, I made notes of ethical issues and way forward. So that's only means in one page I used to write 4 themes. So in 4 pages I had into 16 themes. Ethical issues and way forward, ethical issues and way forward. So when you read these notes 4 to 5 times, then you will take no time. You can solve the case study in 10 minutes also. So 10 to 10 is too less, but are in 15 minutes, which is the stipulated time in which you need to solve. You can do it easily if you have these templates in your mind beforehand. That was my approach for case study. More questions? So okay then. It's online as well. So thank you. It was nice interacting with you and to yes, yes, sorry I forgot to mention about interview. So firstly in interview I took guidance from Anupam sir also, and he helped me a lot. He was easily accessible, and I saw that most of you are here. You would have also seen he's very accessible. So he helped me in times, field sessions, long sessions. And apart from that, there was means DF was there. So in DF there are few pointers like your home state, your home city, your hobbies, your educational background, graduation subject, and optional subject. These are the pointers from which the questions are generally asked. So you can prepare notes for these pointers in detail and be thorough with them, because the board asks questions from DF which you have provided. You have said that these are my hobbies. You have said that I have done this graduation. So they expect that you have knowledge, detailed knowledge, depth of knowledge is, I think, mentioned in the syllabus also. So you should have deep knowledge about these things. And then there is current affairs, like 50 to 60% of your interview will revolve around current affairs. So for that, before means 1 month before your interview, you should focus around 50 to 60% of your time on interview. Like I used to read 3 newspapers and read newspapers for around 6 to 7 hours for 1 month before my interview. So the and 5 to 6 hours remaining time I used to read my DF. So that is the strategy for interview. Hope you will all be given. So that is it. Thank you. Okay then. Thank you.